नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। 24 दिन का लंबा इंतजार और फिर 24 दिन के बाद संसद में मोदी जी की हाजिरी। हालांकि एक बात बड़े गौर करने वाली है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं अगर संसद में रहूंगा तो मोदी जी नहीं आएंगे, आप लोग ध्यान रखिए। इस पर शायद किसी का ध्यान है नहीं, लेकिन मुझे ध्यान में आ गया। राहुल ने अभी नहीं, जब बजट सत्र का पहला जो पूर्वार्ध था, जब पूर्वार्ध चल रहा था, तभी कहा था राहुल ने कि मोदी, अब मैं संसद में रहूंगा तो मोदी आएंगे नहीं। आज गुजरात में कार्यक्रम था राहुल गांधी का। देखिए, सवाल की वैलिडिटी तो है, वैधता है और प्रासंगिकता भी है इस सवाल का। आज गुजरात में थे क्या इसीलिए मोदी लोकसभा में आए? पहला सवाल। दूसरा, 24 दिन बाद मुंह खोले, सिर्फ 24 मिनट बोले और सब का सब बंटाधार कर। देश जानना चाहता था कि हमारी सरकार मिडिल ईस्ट की जंग में कहां खड़ी है। कहां खड़ी मतलब जंग में जरूरी नहीं है कि आप भाग ले रहे हो, कहां खड़ी है मतलब स्टैंड क्या है। देश ये जानना चाहता। देश ब्लूप्रिंट आज संसद में चाहता था कि रखा जाए कि इस मिडिल ईस्ट के संकट में इंटरनल ब्लूप्रिंट क्या है भारत का और एक्सटर्नल क्या है। मतलब भीतर जो हमारे देश के भीतर जितने क्राइसिस है, यूरिया से लेकर के और डीजल पेट्रोल गैस तक, खेती किसानी तक ये क्राइसिस है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। हमने मंत्रियों का एक समूह गठित कर दिया है। ये ब्लूप्रिंट नहीं होता है, ये नहीं होता ब्लूप्रिंट। अब दिक्कत यह है कि भगवा प्रिंट वाले ब्लूप्रिंट जानते ही नहीं होंगे। ब्लूप्रिंट से और दिक्कत होगा, अंबेडकर से सब जोड़ लेते हैं, सब कलर कलर बांट दिया है ना इन लोगों ने। ये तो रंग को भी पहचानते हैं, कपड़े देख के पहचानने वाले हैं। तो ब्लूप्रिंट से तो इनको मनुवादियों को दिक्कत होती होगी। देखिए हेमंत भाई ब्लू शर्ट पहन के बैठे हैं, इसीलिए इनसे भी दिक्कत होती है। तो ये मनुवादियों को दिक्कत होती है ब्लूप्रिंट से, इसलिए ब्लूप्रिंट नहीं बताते। राहुल की टीम उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के दफ्तर में इनका पोल खोल दी। यहां पे 24 मिनट की लफाजी करके गए, अंधभक्त अभी डंका बजाना शुरू किए थे। उसी समय कांग्रेस दफ्तर में इनकी पोल खोल दी गई और प्रियंका गांधी ने सदन से बाहर निकलते ही जो बात कही, आगे नजर अब ओम बिरला पर रखनी है, क्योंकि प्रियंका गांधी साहेब का पूरा सच सदन में बोलना चाहती है, लोकसभा में बोलना चाहती है। उनका कहना है कि इस पर चर्चा हो और हमें बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से काम नहीं चलेगा। अब ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि देश मिडिल ईस्ट में कहां खड़ा है, मिडिल ईस्ट के संकट में देश कहां खड़ा है। ये कुल मिला जुला करके आज सदन के भीतर जो 56 इंच की छाती का डंका बजा है, उसका सारांश था। अब सारांश के बाद इसको हम फुल फ्लेज खोलते हैं जरा हेमंत भाई के साथ चल के। हेडलाइन लाइए भैया, लाइए हेडलाइन। यूएस ईरान वॉर न्यूज लाइव, लाइक कोविड पैंडेमिक वी हैव टू बी रेडी अगेन। कोविड पैंडेमिक की तरह ही हमें फिर से तैयार रहना होगा, सेज पीएम मोदी ऑन वेस्ट एशिया क्राइसिस। पश्चिम एशिया क्राइसिस पर मोदी का बयान। अब आप बताइए, इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अगर मतलब कोविड जैसे तैयार रहना है तो ये सोच करके दिल दहल जाएगा देशवासियों का, भक्तों का छोड़ करके। याद कीजिए, रेतों में लाशें, नदियों में लाशें, लाशों के ढेर, उनको ढका जा रहा, दिखाने वाले को पकड़ा जा रहा। याद करिए। और मोदी जी सदन में कह रहे हैं कि वैसे ही तैयार रहना है। आगे बढ़िए, अगली हेडलाइन लाइए। पश्चिम एशिया संकट पर मोदी बोले तनाव खत्म होना चाहिए। ये गजब, मतलब ये ना वही बिल्कुल लगता है कि कथा पंडित जी कर रहे हैं, विश्व में शांति हो, मानवता का कल्याण हो, उसी टाइप का जो कथा के अंत में करते हैं। तनाव खत्म होना चाहिए।
हमारी कोशिश देश में तेल गैस संकट न हो। 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। 27 की जगह 41 से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसकी सूची देनी चाहिए थी आपकी। आपको कहां से कितना इंपोर्ट कर रहे हो, आपका टोटल इंपोर्ट कितना था इस वक्त, पिछले एक महीने का कितना इंपोर्ट रहा है। इंपोर्ट में आप 27 की जगह 41 कर लिए, टोटल इंपोर्ट में आपकी कटौती कितनी हुई, कितना कम हुआ, कहीं है क्या? हालांकि अभी हेमंत भाई के पास चलेंगे, ये सब चीजें तो मंत्री लेवल जो ये किए हैं, मंत्री लेवल की भी नहीं है। हेमंत भाई कहते मंत्री लेवल की है। मंत्री लेवल पे भी होता है कि आप डेटा के साथ आओ, डेटा के साथ आओ, लफाजी नहीं। आगे चलिए, आगे चलिए। ये देखिए, ये थोड़ा फॉन्ट छोटा छोटा है। पश्चिम एशिया के हालात पर पीएम मोदी लोकसभा में बोले। लोकसभा में क्या बोले? 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट जरूर आप भी जानिए। युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी की। ये आपको पता नहीं होगा, जान लीजिए। मतलब पूरा देश सिलेंडर लेकर के लाइन में खड़ा है और आज ये बता रहे हैं कि भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी की हैं। अगला, यह जरूरी है कि संसद से एकजुट आवाज दुनिया में जाए। संसद से जाएगी, लेकिन उसके लिए संसद में जो नेता सदन है उसकी तो आवाज निकले। वो तो कुछ क्लियरिटी हो उसके लाइन में, आवाज क्या निकलेगी? एक आदमी पहले हुआ करे तब न पीछे हुआ हुआ कोई करेगा। तीसरा, सरकार देश के किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। कर क्या रहे हो वो बताना। हर संभव मदद करती रहेगी, वो तो 14 से देख रहे हैं आपने किसानों की कितनी मदद की है। 700 किसानों की शहादत उसका जीता जागता प्रमाण है। कर क्या रहे हो ये बता दो। यूरिया की क्राइसिस अब है, आप कर क्या रहे हो ये नहीं बताया। करती रहेगी, सिर्फ लफाजी। देखिए, नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले गलत, होर्मुज को रोकना अस्वीकार्य। न कहीं पर ईरान, न तुरान, न इजराइल, न अमेरिका। नागरिक और पावर प्लांट पर हमले गलत, होर्मुज को रोकना अस्वीकार्य। पांचवा, बातचीत से ही युद्ध की समस्या का समाधान होगा। देखिए, सारा जो है अद्भुत ज्ञान आ गया। अब आगे चलिए, जरा आगे चलिए। बातचीत से ही ईरान जंग की समस्या का समाधान होगा और बातचीत मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, आप मोदी जी के योगदान को हल्के मत लीजिए। मोदी जी लगातार बात मलेशिया से कर रहे हैं, मोरक्को से कर रहे हैं, फ्रांस से कर रहे हैं। तो बातचीत से समाधान होगा, तो मोदी जी बातचीत कर रहे हैं। अब किसी से करें, अब ये थोड़ा हम टारगेट तय कर सकते हैं कि नहीं आप फलाने से बात करो। बातचीत से होगा, किसी से भी बात कर रहे हैं। चलिए, एक क्लिप सुनवा देते हैं दर्शकों की नाराजगी की कीमत पर। दर्शक कई बार कहते हैं कि नहीं सुनना है हमको, नहीं सुनना है, नहीं चुनना है। जब आप सोच लेंगे ना, तब देश का भला होगा। नहीं सुनना है कहते हो, चुनना है लेकिन सुनना नहीं है। हम इसीलिए सुना रहे हैं कि आप ये निर्णय लो कि अब चुनना नहीं है। सुनिए। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। सुन लिया आपने ना, इसीलिए सुनवाए थे कि ध्यान रखिएगा कोविड टाइप ही इस बार भी चुनौती से निपटना है। और कैसे निपटे थे याद है? वो श्रीनिवास एक यूथ नेता कांग्रेस का सिलेंडर की मदद कर रहा था तो उसी फेल दिए थे। तो आप ध्यान रखिएगा। एक क्लिप और हेमंत भाई, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा, कांग्रेस वालों को बाद में सुनाऊंगा। चलाइए। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में
अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। आखिर में वो सबसे जरूरी था, उनको अलर्ट पर रखना जरूरी है, ताकि वही हालात मोदी जी नहीं, वही एजेंसियां संभालेंगी, और तो कुछ होना नहीं है। हेमंत भाई देखिए, दो बातें, एक तो कोविड जैसे हालात होंगे। अध्यक्ष जी देखिए बहुत ध्यान से सुन रहे थे, कई बार तो मुझे लगा कि अध्यक्ष जी सांस भी ले रहे हैं कि रुक के बैठे हैं एकदम प्रवचन सुनने के लिए। ये जो मोदी जी ने बताया है, क्या देश को यही इंतजार था? आज देश की इच्छा तृप्त हो गई, पूरी हो गई, मोदी जी ने बता दिया। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस देश की जो परंपरा रही है, लोकतांत्रिक परंपरा, कि कभी भी दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस होता है तो या तो उसकी पूर्व संध्या पे या उसके शुरू होते ही देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम एक संबोधन करते हैं, नंबर एक, और वहां से वो सारी की चीज चलती है। उसके बाद अगर हाउस इन सेशन है तो उस पूरे इशू पे चर्चा होती है, फिर प्रधानमंत्री या कंसर्न मंत्री जवाब दे देता है। परंपरा ये। यहां देखिए, संसद भी इन सेशन है, उसके बावजूद भी 24वें दिन प्रधानमंत्री आज बोले हैं इस पूरे मामले पे सार्वजनिक तौर पर। वो तो जो डंका बजा रहे थे दुनिया में अलग अलग, ओमान के साथ, मलेशिया के साथ, फ्रांस के साथ, कुवैत के साथ, सारे माई ब्रदर्स से सबसे बात कर ली थी उन्होंने। जिनसे करनी थी केवल उनसे नहीं कर रहे थे, वो ट्रंप से नहीं कर रहे थे, फादरलैंड में नहीं कर रहे थे, तमाम उन जगह पे नहीं कर रहे थे, बाकी सब जगह कर रहे थे। और डॉक्टर पेलेंस्की से की थी तो उन्होंने तो कर ही दिया काम, सारा ही बता दिया कि भाई, इन्होंने 4 लाइन ट्वीट की, उन्होंने बता दी 52 लाइन की ये बातचीत हुई थी, और ब्रिक्स को लेकर के ये कुछ नहीं कर रहे। तो आशीष भाई, आज जो बातचीत हुई, बेसिकली प्रधानमंत्री जी 24 मिनट तक बोले, लेकिन मैं उसका एक एक शब्द सुनने के बाद ये समझ नहीं सका, क्योंकि बुद्धि भी कम है उस तरीके से, कि उन्होंने कहा क्या। जो कुछ वो कह रहे थे वो सारे के सारे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की बात होती है, कंसर्न महकमा, विदेश मंत्रालय के महकमा, पेट्रोलियम मंत्री, वो सारी चीज बता सकते हैं कि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, और एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बना भी हुआ, आपको पता है, डेली ब्रीफिंग भी करते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं, चाहे वो राष्ट्र के नाम संदेश हो, चाहे सदन के अंदर, अब होना ये चाहिए था कि इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए थी सदन में, और उसके बाद प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था। लेकिन चर्चा की परंपरा आप 12 साल पहले पीछे छोड़ चुके हो। किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, चाहे वो गैलवन हो, चाहे वो कुछ भी बड़े से बड़ा मसला हो, किसी पे कोई चर्चा होने का कार्यक्रम बंद हो चुका है। संसद भी अब एकालाप का वो है, और अगर कोई विपक्ष का नेता बोले तो उसके साथ जो होता है वो मुझे कोई आपको बताने की जरूरत नहीं। आज पूरा देश क्या देख रहा था प्रधानमंत्री को, जितने भी आपने फ्लिप फ्लॉप करने थे वही 24 दिनों में कर चुके हो, पूरी दुनिया के सामने आप एक्सपोज हो चुके हो। मैं आपसे केवल एक बात पूछ रहा हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने अभी आपने एक बाइट दिखाया, उसमें कहा कि जो हार्मूज का जो ये है, ये अस्वीकार्य है, इसको बंद करना। बहुत ध्यान से सुना होगा आपने। क्या हार्मूज बंद है? ईरान क्या कह रहा है, कोट एंड कोट, कि हमारे मित्र देशों के लिए हार्मूज बिल्कुल खुला है। हार्मूज बंद किसके लिए है? अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के लिए। उसके बाद अगर आपको अस्वीकार, इसका मतलब आप किसके सहयोगी? हाँ, इस बात को समझिएगा, बिटवीन द लाइंस। हमारी आदत खराब है कि हम बिटवीन द लाइंस, जो आप छुपाते हैं वो बताने का काम हमारा है। तो प्रधानमंत्री जी की समस्या क्या है कि उन्होंने 24 मिनट में बताया कुछ नहीं, छिपाया सब कुछ। आज जब मैं और आप बात करें, उससे ठीक 1 घंटे पहले ईरान का एक बयान आया आशीष भाई, मैं हैरान रह गया उसको, और हकीकत में तो आई वॉज हम्बल्ड ऑल्सो। श्रीलंका को अमेरिका ने कहा कि आपके बेसिस, एक मिनट रोकूंगा, मैं चाह रहा था आज इस चर्चा में लेने के लिए, और मैं इसलिए रोका हूं आपको कि ये मैं सुनवाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आप लेकर के आए, मैं इसको रखा हुआ था इस देश के सामने लाने के लिए। कई बार हम लोग की फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे मिलती है
कि उसका क्या करें, जैसे जिस भी वजह से मिलती हो। मैं इसको कंट्रोल रूम को भेज चुका हूं, लगा के रेडी रखिएगा। अब आप कंटिन्यू करिए। अब मुझे एक बात आइए, आप श्रीलंका जैसा देश, बहुत छोटा, मतलब सम्मान की बात, हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उसकी सॉवरेनिटी की ताकत देखिए और उसकी लीडरशिप की विल पावर देखिए। उसने अमेरिका को कहा कि लड़ाई आपकी है, हमारे बेसिस का आपका कोई मतलब नहीं। ठीक। आज ईरान ने बयान दिया भाई साहब कि श्रीलंका को जिस चीज की जरूरत होगी हम देंगे। हम देंगे, हाँ। ठीक। और हम्म, आप क्या हो? आप डंकापति हो, आप विश्व गुरु हो। आपसे पूछे बिना परिंदा पर नहीं मारता दुनिया के अंदर। सारी की सारी वर्ल्ड की पॉलिसी आप तय कर रहे हो और आप भारत की संसद में खड़े होकर कह रहे हो कि हारमूज का बंद होना अस्वीकार्य है। हारमूज क्यों बंद हुआ आपके लिए? आपने ये नहीं बताया संसद के अंदर, ये बताना चाहिए था। और उसके बाद कहते हैं कि अब अस्वीकार्य है क्योंकि हम फादरलैंड की गोदी में बैठे हुए हैं और पोपो की गोदी में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े ताऊजी भक्तों के है ना, उनकी गोदी में। इतने बुरे दिन भारत के आ गए कि जो खुद प्रधानमंत्री ये कहते थे कि इतिहास जितनी पुरानी दोस्ती है हमारी ईरान के साथ, और उसके सर्वोच्च लीडर के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाते, उसकी हत्या के ऊपर। वहां 168 बच्चियों की हत्या पर नहीं बोल पाते। उस देश के सॉवरेनिटी पर आक्रमण, आतंकी आक्रमण, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाते। उसका आईआरएस देना हमारे वाटर से जैसे ही बाहर निकला उसको तार पीड़ो कर दिया जाता है, 152 सैनिक मार दिए जाते हैं, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाते। और फिर कहते हैं कि हारमूज का बंद होना स्वीकार्य है। तो आपको क्या लगता है हारमूज आपको खोल करके वो सामान भी पहुंचा के जाएंगे क्या? व्हाट नॉनसेंस दिस इज। सोचिएगा आप, केवल कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री आज इस देश को किस मोड़ पर लेके आ गए। भारत की 79th ईयर है ये संप्रभुता, जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से। आपने भारत को कभी इतना बौना देखा था क्या? हमारे बिल्कुल पड़ोस में वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो परिस्थितियां हैं, और उसमें हम किसी खाते में नहीं, किसी भी खाते में ना। तो ईरान हमें कुछ समझ रहा है। आपने जब ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया, डॉक्टर पेजेंस्की को, तो उन्होंने पूरे का पूरा ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया कि ये है। आप तो 4 लाइन लिख के भागे थे, उन्होंने पूरे का पूरा जारी किया। उसने आपको आईना दिखाया। आप ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी लिए घूम रहे हो, उसमें 11 बड़े देश हैं जिसमें ईरान भी है। ठीक। ईरान के ऊपर हमला हुआ है, आपकी, मैं अब क्या शब्द प्रयोग करूं, कायरता के चलते वो ब्रिक्स इनकंसिक्वेंशियल हो गया है इस पूरे में। उस ब्रिक्स के अंदर ईरान है, रशिया है, चाइना है, भारत है, तमाम देश है। और उसके बावजूद ब्रिक्स की तरफ से 2 सेंटेंस का कुछ आया नहीं। इसका कारण क्या समझते हैं आप? कि केवल और केवल मोदी प्रेसिडेंट है, भारत का प्रेसिडेंट, इसलिए ना। तो उस रीजनल ग्रुपिंग को आपने महत्वहीन बना दिया। ठीक। अभी तक क्या मोदी जी ने ट्रंप से बात की इस मामले पर, या ट्रंप ने मोदी से बात की है? फिर हम किस चीज के विषय गुरु? नेतन्याहू ने भी इनसे बात की है क्या? उनसे मेडल तो पहनाए थे 2 दिन पहले, ठीक बात है। आपने देश को लाके खड़ा कर दिया। ईरान के साथ जो परिस्थितियां हैं उसके लिए सिंगल हैंडेडली दोषी कौन है? अगर आज ईरान के साथ आप खड़े खड़े होते, केवल केवल इजराइल ना जाते, ये ना कहते वहां की संसद में खड़े होके हम आपके साथ खड़े, तो आपको क्या लगता है हारमूज हमारे लिए बंद होता क्या? हमारे लिए एलपीजी की समस्या होती क्या? हमारे लिए वहां से आने वाले क्रूड की समस्या होती क्या? हमारे लिए वहां से आने वाले फर्टिलाइजर की समस्या होती क्या? या हमारे 27 जहाज फंसे होते वहां, हमारे 1150 नाविक फंसे होते वहां, हमारा टन, बहुत सैकड़ों टन चावल फंसा होता है क्या जो हमने भेजा है, मसाले, तमाम चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं? ये किस मोड़ पे लाके खड़ा किया मोदी जी ने? ये तो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। जो उन्होंने बताया वो सेक्रेटरी लेवल की जानकारी, आशीष भाई, कि इस देश में रेलवे कितना तेल यूज करता था, इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हो गया, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को बिजली वाली बसें दे दी, हमारा कोल प्रोडक्शन कितना हो गया। ये ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का काम है बताना। प्रधानमंत्री ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर बताते हैं, हमारी वर्ल्ड स्टैंडिंग बताते हैं, हमारा डिप्लोमेटिक विजन बताते हैं, यही करते हैं ना? या प्रधानमंत्री एक महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर एक हैंडआउट पढ़ते हैं? और जब आप विदेश नीति पे जब 12 साल इन ए रो आप प्रधानमंत्री रहे हो, तो सारी चीजें आपके टिप्स पे होती है। फिर आपको कागज नहीं पढ़ना होता, फिर वो आपके यहां से निकलता है। इफ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज, एंड इफ यू डोंट हैव, देन यू कीप रीडिंग दिस फॉरएस। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। आज बहुत निराशा हुई हकीकत में कि आज पूरा देश ये देख रहा था कम से कम कि वेस्ट एशिया क्राइसिस में प्रधानमंत्री कुछ कंक्रीट बताएंगे कि ये हमला क्यों हुआ, इसकी कारण क्या है, इससे बाहर आने का रोड मैप हमारा क्या है, हम इसको कैसे फेस करेंगे।
बड़े प्यार से कह दिया कि ये बड़ा संयम का समय है और समय है कोविड की तरह। जैसे कोविड में तो जो सत्यानाश आपने किया था वो तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। क्या आप हमें उसके लिए तैयार कर रहे हैं मेंटली? माफ कीजिएगा, उसका तो मुझे तो यही मतलब समझ में आया बुद्धि के साथ। कुल मिला के आशीष भाई, जो मोदी जी की छवि प्रोजेक्ट की जाती है और जो मोदी जी ने आज संसद में किया, वो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ है। ये जो इस तरह की चीजें हैं, हमारी कोल प्रोडक्शन की कितनी वो है लिमिट, हमने कितना अचीव कर लिया, इतना हमारा तेल था, इतना हमारी सोलर की प्रोडक्शन थी, ये प्रधानमंत्री का काम थोड़ी होता है। चाहे 5 मिनट बोलते, कंक्रीट बोलते, अपना विजन बताते भारत की भूमिका क्या है इसके अंदर, तो कुछ बात थी। एक स्टीरियोटाइप ब्यूरोक्रेटिक नोट पढ़ करके। अच्छा, और कमाल की बात देखिए, पूरी दुनिया में संकट है, क्राइसिस है, सारी चीजें सामने है, भाजपाइयों को और कुछ वो टेबल ही पीट रहे थे। बताओ इसमें क्या खुशी की बात थी या क्या तोप चला दी थी? एक गंभीर मसला है ये। दुनिया संकट से जूझ रही है भाई साहब, तीसरे वर्ल्ड वार के मुहाने पे खड़े हुए पूरी दुनिया, आप टेबल पीट रहे हो, किस क्या कर दिया ऐसा? यू टेल मी वन सिंगल थिंग। टेबल भी उस पे पीट रहे हो जिसका कोई स्टैंड नहीं है। कोई टेबल सिर नहीं पीटते पैर, जैसे कुछ नहीं है। पेड्रो सांचेज का स्टैंड था स्पेन हाँ, में, तो हाँ। टेबल पीटा, तालियां बजाई लोगों ने कि पेड्रो सांचेज ने ट्रंप को ललकारा, खुल करके दुनिया में मानवाधिकारों की बात की, नरसंहार करने वालों को खिलाफत किया। हाँ, तो पेड्रो सांचेज ने वो किया तो तालियां बजी, तब टेबल तो पीटते। आपका कोई स्टैंड तो हो, कैटेगरिकल स्टैंड तो हो, दिस साइड या दैट साइड। आप तो कहीं भी नहीं हो, कहीं नहीं। यू आर ऑन नाइदर साइड ऑफ द पिरामिड, सो वेयर डू यू स्टैंड? यू स्टैंड नोवेयर। इसीलिए आज देखिए, 2 बजे ये बोलना शुरू किया, उससे पहले पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो सवाल पिछले 24 दिन में देश के सामने थे कि भाई ये परिस्थितियां क्यों हुई, भारत इतना आइसोलेटेड कैसे है, उसने वो सारे सवाल पूछे, किसी का जवाब तो मोदी जी ने आज तक दिया नहीं। उनका तो एक आलाप होता है, रिटर्न मोनोलॉग है, किया और निकल गए, भाजपा टेबल पीटते रहे, हो गया काम। एक ना का सिर फूट गया। राहुल गांधी आज गुजरात में आदिवासियों में डंका बजा रहे थे, इन्होंने यहां बजा दिया डंका, खत्म। सुरक्षित था पूरा, क्योंकि अगर उस इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि आज राहुल नहीं है। मैं यकीन से बात कर सकता हूँ हेमंत भाई, मैं मौका यकीन लगाया से वो, कर सकता हूँ, हाँ, सुबह कि ये कार्यक्रम आ जो गया है, था 11 बजे, 11 बजे के आसपास ही हाँ आ गया था कि उनको अहमदाबाद जाना है, और पहले से ही तय होता हाँ, है। ये आ गया तो था। और तत्काल वहां पर बिरला जी ने जैसे उस दिन बताया था कि मत आइए खतरा है, आज बताएंगे कि खतरा आज गुजरात गया हुआ है, आ जाइए। आज मौका है। आज आज खतरा मौका है। गुजरात गया है, आज आ जाइए। हाँ, तो ये पहुंच गए अपना जो भी था। इसीलिए इसीलिए आप ये भी देखिए, इतने कम समय में इतना, जिसे कहते हैं ना कि इतने पैसे में इतना ही काम होता है, तो इतने कम समय में इतनी छोटी स्क्रिप्ट ही लिखी जा सकती है। इसीलिए 24 मिनट नरेंद्र मोदी, आप ये भी अपने आप में एक विरोधाभासी है कि नरेंद्र मोदी 24 मिनट बोले। नरेंद्र मोदी तो बिना मुद्दा बुलवा दो, जो जिसको तथ्य से लेना देना नहीं है, उससे तो किसी भी से बुलवाओगे, जब उस टीपी ही पढ़ना है, उसको टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना है या पन्ना पढ़ना है, तो 1.5 घंटा बोलेगा, 90 मिनट 92 मिनट का भाषण। अपने मन से तो बोलना नहीं है, लफाजी खाली जो है, तुकबंदी लफाजी यही है तो होता है लिख के स्क्रिप्ट राइटर। कम समय में बोले होंगे कि जल्दी से आ जाओ, खतरा गुजरात गया है, बोल लो साहेब, तो साहेब तुरंत शॉर्ट नोटिस पे लिखा गया होगा। अब 24 मिनट का भाषण लिखा था, वही पढ़ दिए नहीं, ये तो आप। ग्रुप जो जो उनके भाषण का कंटेंट है, ये प्रधानमंत्री का कंटेंट ही नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का कंटेंट है। वो तो ब्रीफ वही करते हैं डेली, ले लिया तो होगा वो कि इनको यार दे हम दिया कि दो, भाई इसको हाँ खींच दो वही काम। वही हाँ, दो हम पढ़ दें। वैसे भी हम तो कुछ भी बोले, ताली बजाने हैं, ट्रेनिंग ही ताली बजाने की हम 12 साल से दे रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है? कुछ भी पढ़वा दो हमसे, ताली तो जो हमको जो बजाने वाले हमारे वो बजाएंगे हर हाल में, उन्हें समझना ही नहीं है। वो ये इसको खाली घर पे रख के आते हैं, सब अलमारी में लॉक करके लॉकर में। जरा श्रीलंका वाला सुनवा दीजिए, ये गौर से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और मैं सुबह से आज इसी समय मैं सोचा था अलग कार्यक्रम, लेकिन हेमंत भाई चर्चा कर दिया तो मैं कहा अब इसी में सुनाना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी, हमारा साथी, हमारा पुराना, मतलब एक तरह से कह लें कि श्रीलंका ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंप्लीट फैमिली है ये। अब उसको मोदी जी ने फैमिली नहीं रहने दिया है, आप फैमिली नहीं कह सकते, फैमिली रहने नहीं दिया उसको। अब सब में बंटवारा हो गया और सब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो उस श्रीलंका को, छोटे श्रीलंका की ताकत देखिए, सुनिए। Sri Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. Because of that, Iran
always is ready to provide all necessities of friendly countries like Sri Lanka. And in any case, if Sri Lanka demands oil or any other necessity goods, Iran will supply and provide these goods to Sri Lanka. We don't want to see Sri Lanka in a trouble. And nation of Sri Lanka is very esteemed and respected people to Iran. आप फर्क समझिएगा, जिस अंदाज में ईरान ने श्रीलंका के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि हमारा फ्रेंड कंट्री है, हमारा मित्र है, हम उसके लिए जो डिमांड करेगा वो हम देंगे, ऐसी प्रतिबद्धता तो 50 साल से जो चेला बना के ट्रंप घुमा रहा है ना जिन देशों को, ऐसी प्रतिबद्धता ट्रंप ने उनके लिए नहीं दिखाई। क्या कतर के लिए ऐसी कभी बोला ऐसे ट्रंप ने? बहरीन के लिए बोला, यूएई के लिए बोला, सऊदी के लिए बोला? ऐसा वो अपने चेलों को, जो 50 साल से ऊपर हो गया, जिनको चेला बना करके पीछे पीछे घुमाता और नारे लगवाता है, उनसे उनके लिए ऐसी प्रतिबद्धता नहीं। ये होता है ईरान की इस ताकत का। मैं तो कायल हूं, अंधभक्त घायल है तो घायल रहा। अरे आशीष भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कहाँ ईरान की तुलना उस ट्रंप लफंडर से कर रहे हो? उस भाई ने तो अभी भी $26 बिलियन के हथियार चिपका दिए कतर को। यूएई, कतर और सऊदी अरब को 26 बिलियन के चिपका चुका इस क्राइसिस के दौरान। अच्छा किया। उसका काम तो धंधा, भाई साहब धंधा चिपकाना है उसका, तो हथियार बेचने हैं, अपना जो करना है। श्रीलंका जैसे देश के लिए ईरान इस क्राइसिस के दौर में स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है कि हमारे महत्वपूर्ण मित्र देश है वो। इसको कहते हैं नैतिकता, और ये नैतिकता आपके एक्शन से आती है भाई साहब, लफाजी से नहीं आती। वो अगर श्रीलंका के लिए ये कह सकते हैं तो भारत के लिए उनको क्या कहना चाहिए था? अगर उन्होंने नहीं कहा तो वो क्यों नहीं कहा, जरा अंधभक्तों को ये भी देख लेना चाहिए। अंदर जाकर के ये देखें कि श्रीलंका के लिए इस दौर में उनके जो अधिकारी हैं वो आकर के कैमरे पे ये बात कह रहे हैं। तो भारत तो सदा से राष्ट्र मित्र था भाई, और आप क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हमारे कई जहाज निकले भी हैं हार्मुज से, 2 पहले निकले थे, 1 आज निकलने की बात है। ठीक, आज वाली अभी केवल चर्चा में, कंफर्म नहीं हुई ना ऑफिशियली ना ऑफिशियली, केवल चर्चा। भाई मेरे अब यह भी डाउट है कि वो $20 लाख दे के आए हैं कि कैसे आए हैं। वो तो कभी नहीं पता लगेगा आपको, वो छोड़ दीजिए आप, वो नहीं पता। लेकिन मेरी चिंता केवल ये है कि श्रीलंका जैसे देश ने, देखिए, एक लाइन का स्टैंड लिया कि तुम्हारी लड़ाई है तुम लड़ो, हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ईरान खुल करके सामने आ गया, ठीक, और जिस चीज की मदद की जरूरत है श्रीलंका के लिए हम करेंगे। भारत के लिए क्यों नहीं आया? केवल साधारण सवाल ये है। और ये अंधभक्तों को अगर हो सके तो एक बार जरा आत्म मंथन जरूर करना चाहिए कि डंकापति कहां ले आए। ईरान के बारे में अमेरिका ने कहा तेल नहीं लोगे, नहीं लेंगे साहब। अमेरिका ने कहा रूस से तेल नहीं लोगे, नहीं लेंगे साहब। चबहार को छोड़ जाओ, छोड़ देंगे साहब। तो वो आप क्या मदद की उम्मीद करोगे? आप उनके राष्ट्रपति को आप बधाई दे रहे हो ईद की, नवरोज की, और बतौर ब्रिक्स प्रेसिडेंट एक शब्द नहीं बोल रहे हो। तो उन्होंने बता दिया आपको कि आपको क्या करना चाहिए। बताया कि नहीं बताया? ऑन रिकॉर्ड बताया, ईरान ने ऑन रिकॉर्ड बताया। और इस पूरे घटनाक्रम में आपके साथ ना ईरान खड़ा ना अमेरिका खड़ा। जाओ, उन्होंने तो आपको एक लाइन कहा था रूस से तेल ले लो, आपने कहा जी सर ले लेते। अब ईरान के लिए खोल दिया, वहां जुट जाओगे आप। तो आपका एज ए सॉवरन कंट्री स्टैंड क्या है? इतना बड़ा देश, दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वगुरु हमारे यहाँ, 56 इंच वाला, वो पूरी दुनिया में डंका उसका बजता है और उसका कहीं नाम नहीं। और संसद के अंदर सेक्रेटरीज वाली ब्रीफिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मुझे वास्तव में बहुत निराशा हुई। मैं अब तक सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 24 मिनट में कहा क्या, बोले तो कहा क्या, ये चिंता की बात है। चलिए जरा मैं प्रियंका गांधी को सुनवा देता हूं, लेकिन इसके साथ एक बात ध्यान में रखिएगा कि संसद में कहा मोदी ने कि मैंने 2 राउंड विश्व के नेताओं से बातचीत की, लेकिन नाम नहीं लिया कि डॉक्टर मसूद पेजेस्कियन राष्ट्रपति ईरान, उनसे, उनका स्पेशली वो तो युद्ध में है ना, और वही पीड़ित देश, अगर कहा जाए तो पीड़ित देश है। ये नाम लेते तो फिर वही ब्रिक्स वाली जो है दुखती रग पे बात आ जाती कि अगर हम जाते उस पर फोकस करते कि हमने ईरान के राष्ट्रपति से बात कर ली। और यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर श्रीलंका जैसे छोटे देश के प्रति इतना ओपन स्टैंड हो सकता है ईरान का, तो 143 करोड़ का भारत अगर वाकई आज दोस्त रहा होता ईरान का, तो जहाज पर, इसको आप मतलब अतिशयोक्ति अलंकार मान लीजिएगा, लेकिन जहाज पर मसूद पेजेस्कियान बैठ के यहाँ पहुंचाता। हाँ,
कि भारत का जहाज है, इसको हम बैठ के लेके जाएंगे, आगे आगे हम रहेंगे, कोई ड्रोन मिसाइल न दगे, आगे हम रहेंगे कि ईरान का राष्ट्रपति लेके जा रहा है अतिशयोक्ति अलंकार। लेकिन ये समझने के लिए कि अगर श्रीलंका जैसे देश के लिए उसका स्टैंड इतना क्लियर है, इतनी क्लियरिटी है, तो भारत जैसा देश अगर अपने संबंध निभाता, और अपने संबंध निभाने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना था नरेंद्र मोदी को, यह भी मैं कह दूं, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी चली आ रही थी बस उसी को कंटिन्यू करना था, जो नेहरू से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी तक का, मैं कहता हूं नाम उनका भी इसलिए लूंगा ताकि ये ना कहें कि नहीं भाजपा वालों को नहीं है, नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी तक जो फॉरेन पॉलिसी थी उसी की कंटिन्यूटी होती तो आज मसूद पेजेस्कियान जहाज पे बैठ के आके पहुंचाता कि ये भारत के 27 जहाज हैं, इनको पहले किनारे करो, साइड दो, जाने दो, पहले हमारे दोस्त का है, इसको रोकना मत कोई, ये होता। लेकिन हम उसके साथ हैं जो कटे पर, एक कहावत है आगे नहीं बोलूंगा, अगर कट जाए तो भी वो कहेगा कि कितने डॉलर दे रहे हो, तब हम इस पर कुछ करेंगे। तो कटे जख्म पर वो लघुशंका करने के लिए पैसा मांग लेगा, उसके साथ हम गोदी में बैठ करके विदेश नीति का अपने डंका बजा रहे हैं। प्रियंका गांधी को लाइए, सुनाइए, प्रियंका गांधी को सुनाइए। उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पाएंगे। कूटनीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि हर रोज जो है, बस इतनी बात, हटा दीजिए। हाँ हेमंत भाई, नोटिस दिया है कि चर्चा हो, नोटिस तो बहुत सारे दिए गए हैं ओम बिरला को, और ये चर्चा होने वाला विषय भी है। दुनिया की हर संसद में चर्चा हो रहा है, कोई संसद ऐसा नहीं है जिसका आप आज की तारीख में क्लिप निकाल लीजिए, कार्यवाही उसकी देख लीजिए आप, उसकी प्रोसीडिंग में ना हो इस पे चर्चा। इससे जरूरी पूरी दुनिया में किसी के लिए कुछ है ही नहीं है, तो भारत की संसद में काहे नहीं चर्चा होता? ये नोटिस भी नो नहीं हमारी नो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप चर्चा करा के दिखा दीजिए। 12 साल में किसी समसामयिक विषय पर कोई चर्चा देखी है क्या आपने? कोई प्रोडक्टिव चर्चा देखी है क्या आपने? कभी नहीं होगी। और कुछ नहीं होगा तो इस पे फंसा देंगे कि इस रूल के तहत होगी या उस रूल के तहत होगी। सवाल केवल इतना है कि सवाल नहीं होने चाहिए, और अगर संसद में चर्चा होगी तो मोदी जी का सारा डंका 12 साल का फट के हाथ में आ जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए चर्चा नहीं होगी। कहती रहे प्रियंका गांधी, एक नोटिस क्यों, रोज 4 दे दे नोटिस, क्या फर्क पड़ता है उसको? कांग्रेस के जितने एमपी सारे नोटिस दे दे तो भी क्या फर्क पड़ता है? चर्चा नहीं होगी, यू टेक इट फ्रॉम मी। प्रधानमंत्री जी ने सारा समअप कर तो दिया। इसी चर्चा की बात आप उसके पहले दिन कर रहे थे। उस दिन क्या किया था? विदेश मंत्री खड़े हुए, बयान पढ़ा, निकल गए, होगी चर्चा। ठीक, राहुल गांधी बोलने लगे, उनकी आधी चीजें एक्सपोज कर दी गई। तो इस संसद का भी, संसद भी एक टूल बन गया है किसी का डंका बजाने के लिए। उस पर प्रोडक्टिव बहस नहीं होगी, चाहे कैसा ही मुद्दा हो, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, चाहे पश्चिम एशिया का संघर्ष हो, मिडिल ईस्ट में कुछ हो, हमारी विदेश नीति हो, कूटनीति हो, किसी भी चीज जहां मोदी गिर सकते हैं उस पर चर्चा नहीं होगी। यू जस्ट टेक इट फॉर मी एंड बी रेस्ट एश्योर्ड। चलिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन मैंने कहा था नहीं, कांग्रेस ने भी पोल खोली है। एक क्लिप चलते चलते सुनवा दीजिए जो है उनका पवन खेड़ा का, और बाकी क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, फिर जो है हम ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते अब, लेकिन चलवा दीजिए, एक चला दीजिए। राहुल जी ने लगातार कोविड से पहले, जीएसटी से पहले, नोटबंदी के बाद लगातार चेताया था कि संकट आएगा। आप हंसी उड़ाते थे उनकी। राहुल गांधी ने फिर से आपको चेताया है कि बहुत बड़ा भीषण संकट एनर्जी में, ऑयल में, व्यापार में, अर्थव्यवस्था में आ रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है साहिब और बीबी की वजह से गुलाम के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आज भी लोकसभा में आप ये देखिएगा, जवाब नहीं होंगे। हम ये जानना चाहते हैं, आज जवाब दीजिए कि आपने निंदा क्यों नहीं की थी, आपने शोक क्यों नहीं जताया था, आप क्यों इजराइल के सामने झुक गए, आप क्यों बिछ गए, आपने क्यों देश के हितों के साथ समझौता किया?
इसका जवाब आज हम उम्मीद करते हैं आप दीजिए, अगर हिम्मत है तो। लाग लपेट मत कीजिएगा कि हमारी 2 शिप्स आने दी, हमारी 3 शिप्स आने दी। चीन और रूस के लिए निर्बाध रूप से खुला रहा पिछले 23 दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हमारे लिए नहीं था। ईरान की एम्बेसी ने भारतवासियों को शुक्रिया अदा किया है कंट्रीब्यूशंस के लिए, डोनेशंस के लिए, दवाइयों के लिए। हम देख रहे थे कश्मीर की छोटी छोटी बच्चियां अपनी इयररिंग्स दे रही थी, सरकार को धन्यवाद नहीं दिया, भारत को धन्यवाद दिया। और जो राहत वो दे रहे हैं वो भारत को देना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते का एक इतिहास रहा है। ये 2 सभ्यताओं का रिश्ता रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी कभी ऐसी नामाकूल सरकारें भी आ जाती हैं, ऐसे गुलाम लोग भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े देश हैं, बड़ी सभ्यताएं हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं, वो अपने रिश्ते कायम रखना जानती हैं। बधाई देते हैं हम इस देश के करोड़ों लोगों को जिन्होंने संकट की इस घड़ी में ईरान का साथ दिया, सरकारों के बावजूद दिया। जो डिसरप्शंस आ रही हैं मिल्क सप्लाई चेन की, आने वाले 10 दिन में अगर एलपीजी शॉर्टेजेस ऐसे ही चलती रही तो दूध की पैकेजिंग पे नुकसान होगा और दूध की किल्लत महसूस होगी। ये सब आपको वहां नहीं सुनाई देगा आज लोकसभा में। इन सब असली मुद्दों पर आपको कुछ नहीं मिलेगा लफ्फाजी के अलावा, लेकिन इसलिए हम लोकसभा में वो बोलें उससे पहले हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या करेंगे आप 60,000 मेट्रिक टन चावल का जो अटका हुआ है? क्या आप गरम मसाले के जो व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको क्या जवाब देंगे? केले, अंगूर, हल्दी, ये सब परेशान घूम रहे हैं। ये पॉइंट अभी मैं एक ही क्लिप अगर पूरा सुनेंगे, एक एक पॉइंट की बात है। इन्हीं पॉइंट्स का खाली अगर कुछ नहीं था, जो पवन खेड़ा ने, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का जवाब देते, आप छोटे हो जाओगे, मुझे पता है कांग्रेस का जवाब दोगे, आप बहुत बड़े हो, आपको किसी का जवाब नहीं देना है। लेकिन अगर यही एक एक पॉइंट को खाली ब्रीफ कर देते ना सदन में, तो लगता है हाँ प्रधानमंत्री ने बोला है। ऐसे तो एकदम लगता है वाकई कि किसी नामाकूल सरकार का ही कोई स्टेटमेंट ही है। सवाल मुक्त भारत, सवाल मुक्त प्रधानमंत्री। चलिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई। अभी हम फिर आते हैं अपडेट के साथ हेमंत भाई के साथ। नमस्कार।